2000 के शुरुआती वर्षों में ड्रोन आमतौर पर निगरानी और सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल होते थे, खासकर इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों में। हालांकि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन ये अक्सर व्यापक सैन्य उद्देश्यों का समर्थन करने तक ही सीमित रहती थी, न कि उन्हें आगे बढ़ाने तक। हालांकि पिछले एक दशक में यह धारणा काफी बदल गई है, खासकर मध्य पूर्व में। इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण 13 अप्रैल 2024 को देखने को मिला, जब ईरान ने ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के मिश्रण का उपयोग करते हुए इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया। रिपोर्ट्स के अनुसार 300 से अधिक हवाई खतरे छोड़े गए, जिनमें ड्रोन इस हमले का एक बड़ा हिस्सा थे। ईरान ने पहली बार अपने क्षेत्र से सीधे इतनी बड़ी मात्रा में इजराइल पर हमला किया। इस हमले की खासियत सिर्फ पैमाना नहीं, बल्कि ड्रोन की भूमिका भी थी। इस वीडियो में जानेंगे कि ड्रोन कैसे मध्य पूर्व में युद्ध बदल रहे हैं और उनके इस्तेमाल के संभावित परिणाम क्या हैं। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल से उन वायु रक्षा प्रणालियों पर लगातार दबाव पड़ रहा है, जिन्हें मूल रूप से बिल्कुल अलग तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। आयरन डोम और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मुख्य रूप से रॉकेट, विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाए गए थे। हालांकि ये प्रणालियां ड्रोन से निपटने में सक्षम हैं, लेकिन इन हमलों की मात्रा, आवृत्ति और खासियतें उनकी सीमाएं दिखा रही हैं, खासकर उन तरीकों से जो उनके डिजाइन में नहीं थे। अप्रैल 2024 के हमले में यह दबाव साफ दिखा, जब इजराइल और उसके सहयोगियों ने अधिकतर ड्रोन और मिसाइलें रोक ली। हालांकि अवरोधन दर उच्च थी, लेकिन इस अभियान के लिए अमेरिका, यूके और क्षेत्रीय सहयोगियों सहित कई देशों के बीच समन्वय जरूरी था। इससे साबित हुआ कि अत्याधुनिक वायु रक्षा नेटवर्क को भी ड्रोन के बड़े समन्वित हमलों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए। मुख्य चुनौती है कि ड्रोन बड़ी संख्या में अन्य हथियारों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं। पारंपरिक खतरों के विपरीत, जो सीमित संख्या या अनुमानित मार्गों पर दिखते हैं, ड्रोन कई जगहों से एक साथ लॉन्च हो सकते हैं। वे कम ऊंचाई और धीमी गति से लक्ष्यों के पास आ सकते हैं। यह रणनीति वायु रक्षा प्रणालियों के लिए पहचान और ट्रैकिंग मुश्किल बना देती है, क्योंकि उन्हें हर वस्तु की पहचान करनी, खतरे का आकलन करना और उसी के अनुसार जवाबी कार्रवाई तय करनी होती है। दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन से यह प्रक्रिया रडार सिस्टम, कमांड कंट्रोल नेटवर्क और इंटरसेप्टर भंडार पर दबाव डालती है। विश्लेषक इसे सैचुरेशन रणनीति कहते हैं। अगर ड्रोन उन्नत न भी हों, तो उन्हें बड़ी संख्या में लॉन्च करना रक्षा प्रणालियों को अभिभूत कर सकता है, क्योंकि उसे कई खतरे एक साथ संभालने पड़ते हैं। कुछ ड्रोन का रक्षा प्रणाली पार करना भी सफल हमले की संभावना बढ़ा देता है। एयर डिफेंस सिस्टम पर तकनीकी और लॉजिस्टिक दबाव रहता है, क्योंकि बार बार हमलों के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों का पर्याप्त उत्पादन व भंडारण जरूरी है। अमेरिका और सहयोगी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स की आपूर्ति को लेकर चिंतित है, क्योंकि ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बना है। ये चुनौती समुद्री क्षेत्र में भी दिखती है। रेड सी में हुथियों द्वारा बार बार किए जा रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में कई देशों की नौसेनाओं को वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए जहाज आधारित एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़े हैं। इन मुठभेड़ों में अपेक्षाकृत सस्ते आने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए उन्नत और महंगे रक्षा उपायों का उपयोग करना पड़ता है। नतीजतन देश पारंपरिक मिसाइल अवरोधन के अलावा अतिरिक्त रक्षा परतों की तलाश तेजी से कर रहे हैं। जैमिंग और स्पूफिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों से ड्रोन नेविगेशन बाधित किया जा रहा है। तेजी से फायर करने वाली गन और निर्देशित ऊर्जा प्रणालियों जैसी सस्ती अवरोधन विधियों में रुचि बढ़ रही है, हालांकि ये अभी विकसित हो रही हैं। ड्रोन के बढ़ते उपयोग से
मध्य पूर्व में वायुरक्षा रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। मौजूदा प्रणालियां अब खतरों के पैमाने और तीव्रता के कारण चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जिससे वायुरक्षा डिजाइन और तैनाती में बदलाव जरूरी है। मध्य पूर्व में ड्रोन युद्ध द्वारा लाए गए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक ये है कि इसने सैन्य क्षमता को पारंपरिक राज्य पक्षों से आगे फैला दिया है। पिछले दशकों में हवा के जरिए सैन्य शक्ति पहुंचाने की क्षमता सिर्फ उन देशों के पास थी जिनके पास उन्नत वायुसेना, प्रशिक्षित पायलट और महंगी बुनियादी संरचना थी। ड्रोन ने उस संतुलन को बदल दिया है, क्योंकि उन्होंने हवाई अभियानों को संचालित करने के लिए आवश्यक तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को कम कर दिया है। अब कई पक्षों जैसे सशस्त्र समूह और क्षेत्रीय नेटवर्क के पास वे क्षमताएं हैं जो पहले सिर्फ देशों के पास थीं। इस बदलाव का एक मुख्य उदाहरण ड्रोन तकनीक के विकास और प्रसार में ईरान की भूमिका है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज जैसी संस्थाओं के विश्लेषकों ने यह दर्ज किया है कि ईरान द्वारा डिजाइन किए गए ड्रोन, जिनमें शाहिद परिवार की प्रणालियां भी शामिल है, क्षेत्र भर में सहयोगी समूहों को उपलब्ध कराई गई हैं या उनके द्वारा अनुकूलित की गई हैं। इससे एक नेटवर्क आधारित युद्ध मॉडल बना है, जिसमें तकनीक, रणनीति और संचालन का अनुभव पक्षों के बीच साझा होता है। हर समूह को अपनी क्षमताएं स्वतंत्र रूप से विकसित करने के बजाय वे उन डिजाइनों और तरीकों को आधार बनाकर आगे बढ़ सकते हैं जिन्हें पहले ही अन्य संघर्षों में आजमाया जा चुका है। हौथी इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि इस क्षमता के हस्तांतरण ने रणनीतिक परिदृश्य बदल दिया है। हौथी अब ड्रोन और मिसाइलों से लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम है, जिसमें लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले भी शामिल हैं। रिपोर्टों से पता चला है कि इन हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे शिपिंग कंपनियों को दक्षिणी अफ्रीका के चारों ओर मार्ग बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है और समुद्री यातायात की सुरक्षा के लिए कई देशों द्वारा नौसेना की तैनाती की गई है। किसी गैर राज्य समूह की वैश्विक शिपिंग मार्गों को प्रभावित करने की क्षमता यह दिखाती है कि ड्रोन तकनीक किसी पक्ष की पहुंच को उसके तात्कालिक क्षेत्र से कहीं आगे तक बढ़ा सकती है। ऐसा पैटर्न इजराइल लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह की गतिविधियों में भी दिखता है। हिजबुल्लाह ने तनाव के दौरान उत्तरी इजराइल में इजरायली ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। इन अभियानों से दिखता है कि ड्रोन और पारंपरिक हथियार मिलकर ऐसे जटिल खतरे बनाते हैं जिन्हें एक ही प्रणाली से रोकना मुश्किल है। गाजा में ड्रोन तकनीक का प्रसार छोटे सामरिक स्तर पर देखा जा सकता है। हमास जैसे समूह निगरानी, समन्वय और सीमित हमलों के लिए अपेक्षाकृत साधारण ड्रोन इस्तेमाल करते हैं, जबकि इजराइल खुफिया जानकारी जुटाने और लक्ष्य साधने के लिए अधिक उन्नत प्रणालियों का उपयोग करता है। इन मामलों को जो जोड़ता है वह ये है कि ड्रोन तकनीक ने विभिन्न प्रकार के पक्षों के बीच का अंतर कम कर दिया है। ईरान जैसे देश अब भी अधिक उन्नत प्रणालियों के विकास और तैनाती में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन गैर राज्य समूह अब हवाई क्षमताओं के इस्तेमाल से बाहर नहीं रहे। वे ड्रोन खरीद, अनुकूलित या स्थानीय रूप से बना सकते हैं, जिससे उन्हें खुफिया जुटाने, हमला करने और सीमा पार ताकत दिखाने में मदद मिलती है। इस माहौल में ड्रोन केवल हथियार नहीं, बल्कि सैन्य शक्ति के पुनर्वितरण का माध्यम है। हवाई क्षमता को सुलभ बनाकर वे राज्यों और गैर राज्य अभिनेताओं के बीच संतुलन बदल रहे हैं और क्षेत्र में संघर्ष को अधिक जटिल बना रहे हैं। ड्रोन स्वॉर्म केवल कई ड्रोन का समूह नहीं, बल्कि एक समन्वित हमला रणनीति है जो पैमाने, समय और जटिलता के जरिए रक्षा प्रणालियों पर लगातार दबाव बनाती है। मध्य पूर्व में अधिकतर संघर्षों में स्वार्म आमतौर पर पूरी तरह स्वायत्त एआई चालित संरचना नहीं, बल्कि कम समय में छोड़े गए ड्रोन की समन्वित लहर होती है। इन ड्रोन को आमतौर पर जीपीएस जैसे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके पहले से प्रोग्राम किया जाता है, जिससे वे अपने लक्ष्यों की ओर पूर्व निर्धारित उड़ान मार्गों का पालन कर सकते हैं और इसके लिए लगातार
मानवीय नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। यह तरीका उड़ान के दौरान संचार की जटिलता को कम करता है और सिस्टम की बाधा सहनशीलता को बढ़ाता है। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि एक बार लॉन्च होने के बाद ड्रोन आमतौर पर कम अनुकूलनीय होते हैं। स्वॉर्म जैसे हमले के पीछे का तर्क सैचुरेशन की अवधारणा से करीब से जुड़ा है। वायु रक्षा प्रणालियों को हर आने वाली वस्तु का पता लगाना, वर्गीकरण, उसके प्रक्षेप वक्र को ट्रैक करना और प्रतिक्रिया तय करनी होती है। कम लक्ष्यों के साथ प्रक्रिया प्रभावी ढंग से संभाली जा सकती है। हालांकि जब दर्जनों या सैकड़ों ड्रोन एक साथ कई दिशाओं से और अलग-अलग ऊंचाइयों पर आते हैं, तो रक्षा प्रणाली का प्रबंधन काफी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अप्रैल 2024 में ईरान के इजराइल पर हमले में यह स्थिति साफ दिखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन को क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ लॉन्च किया गया, जिससे बहुस्तरीय खतरे का माहौल बना। धीमी गति के ड्रोन को ट्रैक और इंटरसेप्ट करना पड़ा, जबकि तेज मिसाइलों ने तात्कालिकता और जटिलता बढ़ा दी। इस संयोजन ने रक्षकों को कई खतरों से एक साथ निपटने पर मजबूर किया, जिससे रक्षा प्रणाली पर बोझ बढ़ा। हालांकि अधिकांश वस्तुएं इंटरसेप्ट कर ली गईं। स्वॉर्म हमलों की खासियत है कि ड्रोन अलग-अलग भूमिकाओं में होते हैं। जहां कई ड्रोन सीधे लक्ष्य पर टकराकर हमला करने वाले ड्रोन के रूप में बनाए जाते हैं, वहीं कुछ अन्य ड्रोन धोखा देने या टोही प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर सकते हैं। डिकॉय ड्रोन रक्षात्मक प्रतिक्रिया ट्रिगर कर कम महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर इंटरसेप्टर खर्च करवा सकते हैं, जबकि टोही ड्रोन हमले की प्रभावशीलता या रक्षा प्रणालियों की स्थिति की जानकारी जुटा सकते हैं। ड्रोन का परतदार उपयोग मुकाबले को जटिल बनाता है और हमले के कुछ हिस्सों के सफल होने की संभावना बढ़ाता है। स्वॉर्म की प्रभावशीलता के लिए सभी ड्रोन का लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी नहीं। यह संभावना पर निर्भर करता है। खतरों की संख्या बढ़ने पर हमलावर के कुछ खतरे अवरोधन से बच निकल सकते हैं, क्योंकि रक्षा प्रणाली पर बोझ बढ़ता है, इंटरसेप्टर खत्म होते हैं या कुछ ड्रोन अपने आकार, गति या उड़ान पथ के कारण पता लगाना ज्यादा मुश्किल होते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के विश्लेषकों ने नोट किया है कि यह रणनीति संख्या को अपने आप में एक क्षमता के रूप में इस्तेमाल करने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह जरूरी है कि वर्तमान झुंड रणनीति और उन्नत अवधारणाओं के बीच फर्क किया जाए, जिन पर सैद्धांतिक या भविष्यवादी संदर्भों में चर्चा होती है। पूरी तरह स्वायत्त झुंड, जिनमें ड्रोन आपस में संवाद कर उड़ान के दौरान व्यवहार बदलते हैं, अभी विकास में हैं और मध्य पूर्व में इनका परिचालन उपयोग व्यापक रूप से दर्ज नहीं हुआ है। ज्यादातर पुष्ट मामलों में ड्रोन का समन्वित लॉन्च और पूर्व निर्धारित मार्ग शामिल है, न कि ड्रोन के बीच वास्तविक समय में सहयोगात्मक निर्णय निर्माण। ड्रोन झुंड युद्ध की एक ऐसी पद्धति है जो समन्वय और बड़े पैमाने का उपयोग करके रक्षा प्रणालियों को चुनौती देती है। ड्रोन और अन्य हथियारों को मिलाकर हमलावर ऐसा जटिल और लगातार खतरा बना सकते हैं जिसे रोकना मुश्किल और महंगा होता है। मध्य पूर्व में यह तरीका पहले ही व्यवहार में आ चुका है और आक्रामक व रक्षात्मक रणनीतियों के विकास को प्रभावित कर रहा है। ड्रोन का उपयोग युद्ध की प्रकृति बदल रहा है, लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष को संभव बना रहा है, भागीदारी का दायरा बढ़ा रहा है और रक्षा प्रणालियों के लिए नई चुनौतियां ला रहा है। मध्य पूर्व इन बदलावों का उदाहरण है, जिनका भविष्य में अन्य क्षेत्रों के संघर्षों पर भी असर हो सकता है। ड्रोन युद्ध के विकसित होने से यह वैश्विक सैन्य संघर्षों का मुख्य हिस्सा बना रहेगा, लेकिन यह पारंपरिक सैन्य तकनीक से कहीं अधिक जोखिम लेकर आता है, मुख्य रूप से इसके व्यापक उपयोग, बार-बार तैनाती और रक्षा से जुड़ी चुनौतियों के कारण। ईरान, इजराइल और हूती तथा हिजबुल्लाह जैसे समूहों से जुड़े संघर्ष दिखाते हैं कि ड्रोन न केवल युद्ध लड़ने के तरीके को बदल रहे हैं, बल्कि वे कितनी आसानी से युद्ध को बढ़ा सकते हैं और फैला सकते हैं। एक बड़ी चिंता है कि ड्रोन संघर्ष शुरू करने की दहलीज कम कर देते हैं। कम लागत और बिना पायलट के ये हवाई उपकरण बार-बार और हमलावरों के लिए कम खतरे के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बदलाव हमलों की शुरुआत से जुड़ी राजनीतिक और सैन्य लागत को कम कर देता है
जिससे राज्य और गैर राज्य दोनों ही पक्ष ऐसे हमले कर सकते हैं जो पहले बहुत खतरनाक लगते थे। शहरी इलाकों में ड्रोन की मौजूदगी खतरों को बढ़ाती है। गाजा जैसे इलाकों में जहां इजरायली बल और हमास दोनों ड्रोन का उपयोग करते हैं, ऊपर से लगातार निगरानी और हमले की क्षमता टकरावों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ा सकती है। रियल टाइम में निगरानी और निशाना साधने की क्षमता निर्णय लेने की समय सीमा को कम कर देती है, जिससे गलतियों या अनचाहे परिणामों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर घनी आबादी वाले इलाकों में। आगे देखते हुए ड्रोन तकनीक का लगातार विकास दीर्घकालिक चिंताएं पैदा करता है। जैसे जैसे ये सिस्टम उन्नत हो रहे हैं, खासकर स्वायत्तता और समन्वय में, इनका प्रबंधन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इन सभी कारणों से यह स्पष्ट होता है कि ड्रोन युद्ध को खतरनाक क्यों माना जाता है। यह सशस्त्र संघर्ष की बाधाएं कम करता है, सैन्य क्षमताएं कई पक्षों तक पहुंचाता है, रक्षात्मक प्रणालियों पर दबाव बनाता है और संघर्ष के और बढ़ने तथा अनपेक्षित दुष्परिणामों के जोखिम को बढ़ाता है। मध्य पूर्व में ये प्रवृत्तियां पहले से ही स्पष्ट है और ऐसा लगता है कि वे संघर्ष के भविष्य को ऐसे तरीकों से आकार देने वाली हैं जो अभी भी विकसित हो रहे हैं। क्या हमें चिंतित होना चाहिए? संभवतः